चलिए जी, सभी को सुप्रभात। तो शुरू करने वाले हम लोग हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में होने वाली है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, टिंटन एबे। यहाँ से हम और आप सभी जानते हैं कि लगभग हर एग्जाम में एक या दो कोटेशंस आ जाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हैं कि एज अ फिलर वर्ड जो है उस पर भी कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। तो इस पोएम को पढ़ते समय हम लोग वो सारे की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कोटेशन देखेंगे जहाँ से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। समय हमारे पास बहुत कम है, 14-15 में हमारे अगले महीने में एग्जाम होने वाला है। तो अभी मैं आपको वो सभी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट रिवाइज करवा दे रहा हूँ जहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक आप बिल्कुल वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है जी। ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, हालांकि लेंदी पोएम है तो उसके हिसाब से थोड़ा तो लेंदी बनेगा, लेकिन इवन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं आसान सी भाषा में समझा दूँ। इसके बाद में जो सेशन आने वाला है टर्म्स का, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये वाली पोएम हमने बहुत बार पढ़ी है, इसके बारे में फटाफट एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमको पता है कि ये जो पोएम टिंटन एबे है, बेसिकली इसका पहले पूरा टाइटल देख लो। इस बार क्वेश्चन जो है इसके टाइटल से बन सकता है, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ टिंटन एबे। तो याद रखना, लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, फिर कॉमा लगा है, याद रखना कॉमा जरूर याद करना है। फिर है ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर, फिर ये है जुलाई 13 1798। ये आपका पूरा टाइटल है। अभी क्या याद रखना है कि भाई जी, टिंटन एबे में पहली बार ये 1793 में गए थे और दूसरी बार ये जाते हैं 1798 में, यानी कि 2 टाइम विजिट करते हैं। तो इसके दोनों के जो है विजिटिंग के बीच में कितने ईयर्स का गैप होता है सबको पता है यार, ये बेसिक है, मतलब कितने 5 ईयर्स। तो ये आपको पता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि ये जो टिंटन एबे पोएम है, इससे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर ऑफ वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर। तो याद रखना, देयर आर 4 स्टेजेस। हाउ मैनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस हैं, ठीक है जी। क्या हो गया ये? आ गया। क्या लिखो, क्या लिखता है? 4 स्टेजेस हैं, ठीक है जी। अब आपको क्या देखना, 4 स्टेजेस का मतलब है कि भाई जब ये बचपन में थे तब इनके नेचर क्या था, फिर थोड़ा सा बड़े हुए तब क्या था, फिर और उससे ज़्यादा मिडिल एज में थे तब, और लास्ट में तब। तो ये सभी की सभी स्टेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फटाफट शुरू करते हैं अपना सेशन। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस पोएम की शुरुआत होती है 5 वर्ड से। तो ये भी याद रखना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विद विच वर्ड द टिंटन एबे पोएम स्टार्ट्स, तो याद रखना 5 ईयर से बनाया जा सकता क्वेश्चन है। बाकी याद रखेंगे जो जो बताया जाए उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters। वही कह रहे हैं कि लगभग 5 साल हो चुके हैं, जिसमें से 5 समर्स जो हैं वो, और 5 लॉन्ग विंटर्स हैं वो, ये बीत चुके हैं जब से ये पहली बार यहाँ पर आए हैं। तो ये 5 समर्स याद रखना है, और यहाँ पर 5 विंटर, समर और विंटर दोनों की बात की गई है। अब आगे कह रहे हैं कि अगेन आई हियर दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग। अब यहाँ पर कुछ झरना, वाटर्स का मतलब यहाँ पर वाटरफॉल से लगाएंगे। यहाँ पर जो है जो वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं वो माउंटेन से नीचे गिर रहे हैं। विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर, जब नीचे आ रहे हैं तो जो मरमर का उनका साउंड भी आ रहा है, ठीक है। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स। ये कह रहे हैं एक बार फिर से हम जो है हम ये जो स्टीप्स यानी कि झुकी हुई जो पहाड़ियाँ छोटी सी, उनको देख रहे हैं। लॉफ्टी क्लिप्स यानी कि जो हिल्स हैं बड़ी बड़ी छोटे, उनको देख रहे हैं। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस। अब यहाँ पर जो एक वाइल्ड सेक्लूडेड सीन है वो इन्हें इम्प्रेस करता है, मतलब एकदम एकांकी वाला दृश्य जो है इम्प्रेस करता है। और इससे क्या होता है, इम्प्रेस थॉट ऑफ मोर डीप सेक्लूजन। और ये सब सीन देख करके और भी ज़्यादा इनके अंदर सेक्लूजन के थॉट्स जो है इमर्ज होने लगते हैं। मतलब he wants to remain in the lap of nature, right, while watching the secluded scenes and connect the landscape with the quiet of the sky। अब जब ये देखते हैं तो ये चीज़ जो है इन्हें कनेक्ट कर देती है स्काई के साथ में। तो as we know that Mr. William Wordsworth is a worshipper of nature, poet of nature, lover of nature, and he was a pantheistic poet. What is the pantheism? If you talk about the simple words, pantheism is nothing but whenever a person begins to see the superseding soul or a divine soul in all the objects of nature, that is known as a pantheism. So you can find out the great example in this particular poem, right? Now let's move on towards the next one. The day is come when I again repose here under this dark sycamore,
and view these plots of the cottage ground, these orchards stuffed which at this season with their unripe fruits. अब मतलब ये करें, एक बार मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, और ये डार्क साइकामोर के नीचे और यहाँ पर ये ऑर्चार्ड के टफ जो है वो देख रहे हैं, कॉटेज यहाँ पर है उसको देख रहे हैं, यहाँ पर अनरिप फ्रूट जो है वहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं। तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज, ये वाली लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। एक बात याद रखना आप हमेशा कि देखो अब इस बार चाहे पीजीटी का पेपर दो चाहे टीजीटी का दो, इस बार के पोएम में वो कोटेशंस नहीं पूछे जाएंगे जिन्हें दुनिया जानती है। इस बार लगभग क्या है कि कुछ नया ही पूछने वाले हैं, तो जहां आपको बताया जा रहा है जो नई चीज़ वहां ध्यान देना है, ठीक है। नेचर नेवर डिड बैटरी ये लाइन आएंगी तो दुनिया कर लेगी, तो इसमें तुम कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो द प्योर मतलब एंकर ऑफ माई थॉट, द साउंडिंग कंट्रेंट हंटेड में लाइक अ पैसन, ये सब जो है नहीं आने वाला है। हालांकि बताऊंगा लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं देना है, वो आएगा तो सभी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। जहां बताया जाए वहां ध्यान देना। आगे देखते हैं, कह रहे हैं आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड lose themselves mid groves and copses. Once again I see these hedges rose, hardly hedge rose, little lines of sportive wood run wild. These pastoral farms green to the very door and wreath of smoke sent up. मतलब अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो ग्रोव है, ग्रोव का मतलब समझ रहे हैं आप, झुंड होता है बाग का, वहां पर आइए। एंड वंस अगेन आई सी दीज हेजेस रोज, ये हेजेस रोज को यहाँ पर देख रहे हैं, हार्डली हेजेस रोज, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन्स, मतलब यहाँ पर कुछ जानवरों को भागते हुए देख रहे हैं। दीज पेस्टोरल फार्म, वहाँ पर कुछ जो है पेस्टोरल फार्म बने हुए हैं, जो कि ग्रीन टू द वेरी डोर, लगभग कुछ घर बने हैं, फार्म बने हैं, वहाँ पर कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब ग्रीनरी वगैरह है वहाँ पर बता रहा है। एंड रेत ऑफ स्मोक सेंट अप, वहाँ से हल्का सा जो है स्मोक निकल रहा है। इन साइलेंस फ्रॉम अमॉन्ग द ट्रीज विथ सम अनसर्टेन नोटिस। अभी यहाँ पर सब एक नेचुरल चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं, तो वहाँ पर बता रहा है कि इन्हीं पेड़ों के बीच में कुछ अनसर्टेन उसने नोटिस किया है। क्या है कि एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउस लेस वुड्स। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले लोग हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो जो वैग्रेंट ड्वेलर्स हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हाउसलेस वुड्स हैं। ये जंगल है वो कैसे हो गए हाउसलेस, पहले हुआ करते थे अब नहीं है। और सम हर्मिट्स केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन। और यहाँ पर जो है जमाने में हर्मिट जो है वो अब आग जला करके ही कॉटेज थे उस वहाँ पर। कहाँ से देखो यहाँ पर फ्रॉम अमॉन्ग द ट्रीज, ठीक है, वहाँ जो है ट्रीज के बीच में देखता है। विथ सम अनसर्टेन नोटिस, मतलब कुछ अजीबो गरीब, जो सर्टन का मतलब होता है निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, कुछ अजीबो गरीब चीज नोटिस करता है। अब कह रहा है एज माइट सी, मानो कि ऐसा प्रतीत हो रहा हो, ऑफ वैग्रेंट डॉलर्स, वैग्रेंट का मतलब घूमने उमने वाले, डॉलर्स मतलब रहने वाले, इन द हाउस लेस वुड, मतलब हाउस का मतलब होता है घर, लेस मतलब बिना, यानी बिना घर के, वुड्स हमारे जंगल में, मतलब यहाँ पर घर होने दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ जो है वैग्रेंट्स केवल ऐसे टालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सम हर्मिट्स केव, और यहाँ पर कुछ जो है किसी साधु संत की केव दिख रही होगी, गुफा, ठीक है, जहां पर बाय हिज वेयर बाय हिज फायर, आग के पास में, ठीक है, द हर्मिट सिट्स अलोन, क्या है हर्मिट वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, याद रखना। मतलब ये हर्मिट वाली लाइन कहाँ पर आई है, तो ये भी याद रखना, टिंटन अब्बे में है, ठीक है जी, याद रखना ये। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग देखेंगे। देखो, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, these beauteous form through a long absence have not been to me as is the landscape to the blind man's eyes। मतलब कह रहा है कि ये जो ब्यूटीएस फॉर्म देख रहे हैं, थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस, काफ़ी लंबा समय हो चुका है ये सुंदर सी जो वादियाँ देख रहे हैं, ठीक है, इनको देखे हुए। हैव नॉट बीन टू मी, ये मेरे लिए नहीं रही हैं, ठीक है, क्या एज इज़ अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैंस आइज़, मतलब जैसे एक ब्लाइंड मैंस आइज मतलब एक अंधे व्यक्ति की आंखों के लिए ये जो लैंडस्केप है उसका भी मतलब जो है अभी कोई मतलब नहीं रहा है, वैसे हमारे लिए भी, क्योंकि अब जो दोबारा गया ना, पहली बार था तो जो ब्यूटीएस फॉर्म देख करके उसे केवल नेचर एज अ नेचर दिख रहा था,
अब नेचर एज नेचर नहीं, बल्कि उसमें जो है कुछ अलग ही चीज़ें अब देखने लगा है। तो अभी जो ब्यूटीएस फॉर्म्स हैं, ये उनके लिए कुछ भी कोई मतलब नहीं रहा है। जैसे कि एक ब्लाइंड मैन के लिए कुछ भी नहीं है भाई, आप इतना बड़ा सुंदर सा लैंडस्केप वो उसके लिए क्या ही है, कुछ नहीं है। वैसे हमारे लिए भी अब कुछ नहीं है ये, क्योंकि अब उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक आ गया है, रैशनल पावर आ गया है, इसीलिए अब उसकी ब्यूटी जो वो वैसा नहीं देख रहा है जैसा पहले था। हाँ, तो ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। ये इसको हम लोग लगा लेंगे 2025 के लिए ये। बाकी यहाँ से लाइन लगा सकते हैं, ये हो सकता है कि ब्लाइंड मैन साइड, इतना भी पूछ सकते हैं कि ये वाला फ्रेज जो है या फिर रेफरेंस किस पोएम से लिया गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है जी। हाँ, रेफरेंस कहाँ से लिया गया ऐसा पूछ सकते हैं, केवल एक फ्रेज के रूप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कह रहा है यहाँ से भी कि बट ऑफ इन लोनली रूम्स एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आई हैव ओन टू देम। अब एक बात याद रखना, ये जब आप ये लाइन पढ़ रहे होंगे तो आपको डैफोडिल्स की लाइन भी कुछ सिमिलर लगेगी। वो कहता नहीं कि इन अ वैकेंट टाइम व्हेन आई सिट ऑन माय काउच, जब मेरे पास खाली समय होता है तो मैं सोफे पर बैठता हूँ, फिर मैं उन दृश्यों को याद करता हूँ जो मैंने वहाँ देखे थे। बस समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब भी मैं अपने लोनली रूम्स में होता हूँ, अकेला होता हूँ कमरों में, या फिर मिड द दिन, दिन का मतलब होता है शोर, या फिर मैं शोर में होता हूँ किसके, टाउन्स के या फिर सिटीज में, मतलब जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो शहर में, या फिर मैं जब अकेले कमरे में बैठा हूँ तब क्या करता हूँ, आई हैव ओन टू देम, तब मैं उन ब्यूटीएस फॉर्म्स को क्या करता हूँ, याद करता हूँ, ठीक है जी। तो ये लाइन पे जो है इंपॉर्टेंट है। और कब याद करता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बना सकता है कब, जब ये लोनली रूम में हो तब, पहला पॉइंट। जब कहाँ पर हो, शोर शराबे में हो, दूसरा पॉइंट। अब कह रहा है इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, कब, जब वो बहुत थक गया हो। सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। और जब वो उन ब्यूटीएस फॉर्म्स को याद करता है तो फिर क्या होता है कि भाई उसकी थकावट चली जाती है, कुछ उसे अच्छा लगने लगता है, सेंसेशन स्वीट, अच्छा महसूस करता है। नहीं, वहां नहीं आएगा, उसमें ऐसा कोई सिमिलर लाइन नहीं है। फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट इन द हार्ट, और ये चीज़ उसके ब्लड में और हार्ट में महसूस होती है। तो अब अगर प्रश्न आपसे बना लिया जाए, इन व्हाट कंडीशन, राइट, द पोएट ओन टू द ब्यूटीएस फॉर्म्स एज ही मेंशन्ड इन टेंटन अवे, या फिर कह सकते हैं इन विच सिचुएशन विलियम वर्ड्सवर्थ ओन टू दोज ब्यूटीएस फॉर्म्स एज ही मेंशन्ड इन टेंटन अवे। टेंटन अवे में जैसा कि उसने ब्यूटीएस फॉर्म्स को मेंशन किया है, तो वो उसे किस सिचुएशन में याद करता है, उसका ऋणी है किस सिचुएशन में, तो आपको याद होना चाहिए, या तो जब वो शोर शराबे में हो या फिर वो अकेले कमरे में हो। बस ये बात याद रखनी, ठीक है जी। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, बट ऑफन इन लोनली रूम्स, ठीक है जी, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे इसे 2025 के लिए। नई नई लाइन पर ध्यान देना है, पुरानी वाली रट्टा मार वाली वो नहीं, जो बता रहा हूँ वहां ध्यान देना, नहीं हमें नहीं पता फिर। अब लिखा है एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड with tranquil restoration feeling to of unremembered pleasure। अब आप एक बात याद रखना, ये चीज़ क्या करती है, उसके दिलो दिमाग जहन में छा जाती है, और जब ये चीज़ छा जाती है तो किसी ज़माने में कोई अनरिमेम्बर्ड प्लेजर रहा होगा जो उसने अभी कभी याद नहीं किया, तो वो उसे याद करने लगता है। जैसे आप अकेले बैठे हो कमरे में, आप बैठे हो एकदम ऐसे दिमाग में कोई ना कोई बात आ जाएगी, आपने देखा होगा कभी कभी आदमी अकेले में बैठे बैठे हंसने लगता है कि नहीं। तो ऐसा क्या है कि उसको कोई पुरानी बात याद आ जाती है, तो वैसे यहाँ पर कह रहा है कि कोई अनरिमेम्बर्ड प्लेजर होगा तो उसे याद आ जाता है, रिस्टोर हो जाता है। एंड सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट ऑफ ट्राइबल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ। और इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ व्यक्ति के इंसान में नहीं होगी। तो यहाँ से लाइन याद करेंगे, ये वाली इंपॉर्टेंट है। अभी जो बता रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट में लगाना है, अच्छे से नोट कर लेना है। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, एकदम इसे मैं जितना बता रहा हूँ उतना नोट कर लेना, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। एकदम जो आपका एग्जाम आए, एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे क्वेश्चन पेपर देखिएगा, अगर टेंटन अवेयर से प्रश्न आया है तो फिर मैं जितना बता रहा हूँ उससे कहीं नहीं जाएगा एकदम। और ये वीडियो ऐसे रहेगा, फिर उसी बाद में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स आपका ओपन रहेगा। भैया जी चलिए ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर कि हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव नॉर लेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ओन्ड अनदर गिफ्ट। अब ये मतलब क्या पीछे खोया क्या नहीं खाया,
उसके बारे में ये नहीं सोच रहा है। देखो, ही इज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स, उसके बारे में किसी ने क्या सोचा, क्या काम किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में अब नहीं बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है, अब यहाँ से याद करेंगे, नॉरलेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ओन्ड अनदर गिफ्ट। अब इसे कुछ अलग मिल गया है। क्या है? ऑफ एस्पेक्ट्स मोर सबलाइम दैट ब्लेस्ड मूड इन विच द बर्डन ऑफ मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड इज लाइटेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पोएट को कुछ ऐसा कुछ मिल गया है जिससे ये जो संसार है, इस संसार में, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, इसने क्या किया है, ऐसा गिफ्ट मिल गया जिससे इसका मूड कैसा हो गया? ब्लेस्ड हो गया। और जो वर्डन था इस संसार के रहस्य का, वो भी खत्म हो गया। इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, किसका? ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड, ये जो अनइंटेलिजिबल वर्ड है, इसका जो भी बोझ था, जो भी भारीपन था, वो सब खत्म हो गया। अब ये संसार में क्या है? संसार में आप जानते हैं कि भाई व्यक्ति के पास जब से रैशनल पावर आया है, लॉजिकल पावर आया है, व्यक्ति चीज़ों को क्या करना, खराब करना शुरू कर दिया। कितनी भी अच्छी चीज़ हो, मार उसमें जो पेंच लगा कर खत्म कर देंगे। तो कह रहा है मुझे संसार से मतलब है नहीं। अब जानते हैं यहाँ पर ऑल द पीपल आर बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग, सब आप देख ही चुके हैं ना, बरसवादी ने लिखा भी है। तो मुझे अब इस देखो, इंटेलिजिबल का मतलब उचित मतलब बुद्धिमानी से आदमी काम करेगा, जितना जरूरत है उतना एक्सप्लॉइट करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को। अनइंटेलिजिबल का मतलब केवल सेल्फिशनेस है, अपने लिए केवल कर रहा। तो इन सब चीज़ों से हट गया पॉइंट। तो याद रखेंगे यहाँ पर ये फ्रेज एक बात दिमाग में बिठा लो अपने। जीवन में इतने सारे कोटेशंस हैं, सब कभी लाइन टू लाइन याद नहीं कर सकते हो। और स्मार्ट व्यक्ति वही होता है जो ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ता है, उस कीवर्ड्स के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, वो तो लाइन रखनी पड़ेगी। वैसे ही जैसे मैंने बताया ना, अनइंटेलिजिबल वर्ड, ये वर्ड बिना आए सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। इसीलिए इस वाले सेंटेंस को पकड़ लेना कि अनइंटेलिजिबल वर्ड जो है टर्म, वो टिंटन एबे से लिया गया है, बस खत्म। ठीक है जी। अब एक बात, जैसे पीजीटी वाले हैं तो ये वेरी वेट लिखा होगा, वेरी वेट ऑफ आवर्स, तो ये द लोटस ईटर का है लाइन, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, वेरी वेट वहां टर्म आता है। अब उसने क्या कर दिया, जो ये जो वेट था अनइंटेलिजिबल वर्ड का, क्या कर दिया? लाइटेंड, मतलब हल्का हो गया। मतलब हिंदी दैट सेरेन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड्स अस ऑन। अब ये जो है, जिससे क्या, ये जो सेरेन और ब्लेस्ड जो मूड है, ये क्या करता है, इसमें अफेक्शन जो है बेसिकली हमें आगे लेकर के जाता है, प्रेम। until the breath of this corporal frame and even the motion of our human blood almost suspended। अब यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है। ये आप जानते हैं कि we are led asleep in body and become a living soul। we are led asleep in body मतलब हम अपने शारीरिक रूप से तो देखें कि हम क्या है, एकदम डॉर्मेंट तरीके से हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक लिविंग सोल होती है, डिवाइन सोल, जो हमेशा जो है एक्टिव मोड में रहती है। तो ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जब व्यक्ति की डेथ हो जाए तब भी आप समझिएगा। ठीक है जी। ये तो आदमी सो जाता है, लेकिन उसकी जो सोल होती है वो कैसी होती है? लिविंग, वो ट्रेवल करती रहती है। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, तो सब समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ये भरवा सकता है, देखो वी आर लेड स्लीप लिखेगा, यहाँ पर क्या लिखेगा, और आपके यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्लीप दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये लिविंग सोल लिखा हुआ है, ये आपको रखना। तो ये भी फ्रेज आपसे पूछ सकता है ना, ये अ लिविंग सोल। ठीक है जी, इसको याद रखना, अ लिविंग सोल इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। जहाँ जहाँ मैं फ्रेज बता रहा हूँ, जैसे वेरी वेट आ गया, आपसे अगर पूछ लिया इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम कंसिस्ट दीज रेफरेंस या रेफरेंसेस, इनमें से ऐसी कौन सी पोएम है जो ऑप्शन में दी गई है जिसमें ये रेफरेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि वेरी वेट, अनइंटेलिजिबल वर्ड, अ लिविंग सोल। तो अगर आपने पढ़ा है तो कर देंगे, नहीं तो आपकी क्या होगा भैया, मोय में हो जाएगी, है कि नहीं, कुकू में लेवल लेवल करते रहोगे। अब आगे बता रहे हैं कि वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर्स ऑफ जॉय वाज सीन इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। जब ये जो लिविंग सोल आपके अंदर होती है, स्पिरिट, डिवाइन स्पिरिट जब आती है ना, तो हर एक नेचुरल ऑब्जेक्ट में
अच्छा लगने लगता है, वही बोल रहा है। इसमें आप पावर ऑफ जॉय भी देखेंगे, पावर ऑफ हार्मनी भी है, और वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। जो थिंग्स है ना उसमें हम क्या देखने लगते हैं, बस ये लाइन भी याद रखना, वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे ये वाली भी। देखो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना कतई ना भूलें, ठीक है जी। मैं आपका एग्जाम पास में इसलिए लगातार करा दे रहा हूँ। कितने सारे जो हैं आप सभी लोग पढ़ाते होंगे, टीचर आपने देखा होगा, वो केवल हिंदी बता देते हैं और ऊपर से आपको केवल इंपॉर्टेंट कोटेशंस वैसे लिखा देंगे मोस्टली। इस वाली पोएम तो खैर तो बहुत आसान है, सबने पढ़ी होगी, लेकिन आप हमें देख रहे होंगे कि हम अपना अलग तरीके से ही बताते हैं, ठीक है जी। मोस्टली कहीं कोई भी आपके पास जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए कि देखिए हम अभी 10 अप्रैल से ही हमने एक रैपिड रिवीजन सेशन शुरू किया है टीजीटी के लिए, जो आपके एग्ज़ाम तक कंप्लीट मैं करा दूंगा। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो एसआर कोचिंग क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए गए होंगे 2, उन पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल लिमिटेड है, अभी आप लिमिटेड ऑफर है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली बाय पेइंग 499 रुपीज़, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यहाँ से देखेंगे, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ एट ओ हाउ ऑफन इन डार्कनेस एंड एमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट व्हेन द फ्रेटफुल स्टिर अनप्रॉफिटेबल एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ से मतलब समझना, देखिए यहाँ मैंने क्या कहा कि जो भाई इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ द थिंग्स। तो जीवन हमें दिखने लगता है, और यदि ये चीज गलत है, कह रहे ना, बट इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, अगर ये आप लगता है कि ऐसा नहीं है, ये बिलीफ जो है वो वेन है, खराब है, तो एट ओ हाउ ऑफन इन डार्कनेस एंड एमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट, तो फिर ये आपने अक्सर कर देखा होगा, ऑफन इन डार्कनेस एंड अमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डेलाइट। जॉयलेस डेलाइट का मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपने आनंद जो है वो नहीं पाया होगा। व्हेन द फ्रेटफुल स्टिल अनप्रॉफिटेबल एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर ये जो संसार का जो फीवर है, फीवर का मतलब क्या है, जो मोह माया जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अगर आप उनमें उलझ गए हैं तो फिर आपको चीज़ें जो हैं ये सब खराब दिखेंगी, ये फिर आप इस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो वही लिखा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये लगा लो आप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फ्रेटफुल स्टेट। आगे बात कर रहा है कि हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट। अब ये कह रहे हैं कि एक चूंकि ये भी संसार में ही रहते हैं, तो ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं इनका भी इम्पैक्ट जो है इनके ऊपर पड़ा है। किसके ऊपर? वर्ड्सवर्थ के ऊपर। तो कह रहे हैं ना कि हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी। कई बार मैंने कोशिश की है तुम्हारी तरफ टर्न होने की, ओ स्लैवियन वाई, जब जब ये फीवर इनकी तरफ बढ़ा है संसार में, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनका जो इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस जैसे जैसे इनकी तरफ बढ़ा है, वैसे वैसे ये कहाँ गए हैं? ओ स्लैवियन वाई रिवर। तो आपको पता होना चाहिए। अभी अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन सी रिवर के बारे में मेंशन किया गया है, तो वाई रिवर के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर आ जाए, यहाँ से याद रखना, हाउ ऑफन इन द स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर दी किसके लिए लगाया गया है, तो याद रखना ये किसके लिए है? वाई के लिए। स्लैवियन का मतलब होता है हिस्टोरियन, ठीक है, हाँ जी। दाउ वॉन्डर्ड थ्रू द वुड्स, हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी। सब समझ में आई? याद रखना, ये होगी तो इनकी बहन जी भी दी होंगी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ इनके साथ में थी। अरे हिंदी में समझो, यहाँ देखो, हाउ माने कैसे, ऑफन माने अक्सर कर, इन माने में, स्पिरिट माने आत्मा से, हैव आई टर्न यानी कि मैं मुड़ा हूँ, टी दू माने दी माने तुम्हारे तक, ओ स्लेवियन वाई, अरे हिस्टोरियन वाई रिवर, दाओ माने तुम, वंडर माने टहलने वाली, थ्रो माने सी, वुड्स माने जंगल में, तुम जंगलों से होकर के बहती हो। हाउ माने कैसे, कितना, ऑफन माने अक्सर कर, हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, कितनी बार मेरी आत्मा, मेरा दिल दिमाग तुम्हारी तरफ मुड़ा है। और समझ में ही नहीं आई। अब ऐसे समझाएंगे तो हमें क्या लग रहा है सुबह शाम हो जाएगी।
ये पोएम खत्म नहीं कर पाएंगे। ये वाली लाइन भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दी है, इसको इम्पोर्टेंट में लगाएंगे। ये जो दी है ना, याद रखना ये किसके लिए है, स्लेविन बाई के लिए। ऑप्शन में क्या होगा, डोरोथी बर्ड्सवर्थ लिखा होगा, मैरी हचिंसन लिखा होगा, ठीक है जी। और कुकू हो सकता है ऑप्शन में देने, या फिर वाई रिवर। रिवर याद रखना, वाई रिवर है, पूछा जा सकता है। एंड नाउ विद ग्लेम्स ऑफ, अभी बहुत रह गया भाई, फटाफट करते हैं। एंड नाउ विद ग्लेम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट विद मैनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट, मतलब इनके दिमाग में बहुत सारे जो है चीजें आ रही हैं जा रही हैं। एंड सम वर्ड ऑफ अ सेट परप्लेक्सिटी, और इनमें कुछ चीजें जो है वो दुखद भी इनको जो है महसूस हो रही हैं। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, क्योंकि जब ये वहां पर गए हैं तो जो पिक्चर है वो उनके दिमाग में फिर से रिवाइव करी, पहले और अब। तो उसे देख करके कुछ थोड़ी सी बेचैनी भी हो रही है। वाइल हेयर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, अब यहाँ पर खड़े तो हैं लेकिन उस सेंस से नहीं जो कि वर्तमान में जो देख रहे हैं महसूस हो रहे हैं, वो वाला सेंस अब नहीं है इनके अंदर। बट विद प्लीजिंग थॉट्स, ठीक है, दैट इन दिस मोमेंट देयर इज अ लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स, अब इन्हें कुछ अलग दिख रहा है जो इनके भविष्य में आने वाले टाइम के लिए काम करेगा। फूड का मतलब खाना नहीं, खाने वाला नहीं, बल्कि जीवन में कुछ अनुभव जो मिल रहा है वो काम करेगा। तो यहां से याद रखेंगे ये दिस मोमेंट करके ये। एंड सो आई डेयर टू होप दो चेंज्ड नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमॉन्ग दीज हिल्स, अब इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया है जब से मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। तो ये यहाँ पर लिखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमॉन्ग दीज हिल्स व्हेन लाइक अ रो, ठीक है, आई वॉन्ट ओवर द माउंटेन्स। अब ये रो को मतलब समझ रहे हैं, ये फॉन जैसा होता है, हिरन कह लो बच्चा उसका, जो उसके जैसे जो है ये कह रहे हैं कि मैं कूदा करता था माउंटेन्स के ऊपर, बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स एंड द लोनली स्ट्रीम्स वेर एवर नेचर लेड, जहाँ पर भी नेचर हमको लेके जाती थी मैं वैसे घुमा करता था, जस्ट लाइक रो। तो यहाँ पर कंपेरिजन आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ड से इन्होंने कंपेरिजन किया है ना। तो रो के साथ क्या, जैसे रो कूद फांद के इधर उधर घुमा करता था वैसे ही भी करते थे। अब यहाँ से थोड़ा देखो, ये यहाँ से मोर लाइक अ मैन, ठीक है, मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही रीड्स देन वन हु सॉट द थिंग्स ही लव फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज। अब ये लाइन याद रखना कि मतलब उस टाइम पर जो नेचर था ना, वो इनके बॉयज डेज का जो बचपन वाला जो दिन था बॉयज डेज का, वो बहुत ही कोर्सर था। कोर्सर का मतलब होता है भद्दा। उस टाइम केवल कुछ ज्यादा स्पेसिफिक था नहीं, तो जो अनुभव पहले बॉयज में रहा है वो एक कोर्सर था। एंड देयर ग्रेट एनिमल मूवमेंट ऑल गॉन बाय टू मी वॉज ऑल इन ऑल, मतलब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि पहले जो नेचर देखते थे वो जो नेचर था वही इनके लिए सब कुछ था, नेचर के परे नहीं देख पा रहे थे। तो दैट वाज द कोर्सर एक्सपीरियंस फॉर विलियम बर्ड्सवर्थ, बट नाउ दैट इज टोटली चेंज्ड, ठीक है जी। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ लाइन है टू मी वॉज ऑल इन ऑल, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं कि आई कैन पेंट व्हाट देन आई वाज, अब मैं नहीं बता सकता कि उस टाइम पर मैं क्या था, ठीक है जी। याद रखना ये द साउंडिंग कैटरेक्ट्स हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। अब ये लाइन आप सभी जानते हैं, ये कई बार पूछी भी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है ही, इसको लगा भी सकते हैं आप। ये जो आवाज करता हुआ झरना है ना, ये मुझे हॉन्ट कर रहा है एक पैशन के जैसे। तो ये याद रखना, यहाँ पर हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन लिखा है, पैशन के साथ कंपेरिजन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लो। The tall rocks, the mountains, the deep and gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite। अब याद रखना, ये जो माउंटेन्स हैं, जो ग्लोमी वुड्स हैं, जो कलर्स हैं, ये जो फॉर्म दिख रहे हैं, ये सब कुछ उनके लिए क्या थे, एक एपेटाइट थे, मतलब एक भूख थी, मतलब जितना इनको देख पाओ उतना ही कम है, ठीक है। अ फीलिंग एंड अ लव दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म, अब उस समय मतलब उन्हें कुछ अलग से चार्म की जरूरत नहीं थी, सब कुछ यही था नेचर। बाय द थॉट सप्लाइड नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, द टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नो मोर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से।
द टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयस आर नाउ नो मोर। वो समय गुजर गया, है ना। वो एक शायरी है। अरे मैं कह रहा हूँ उसका फुर्सत हम अपनों कब खाली, चलो मिलना जुलना करो बंद, ना तुम खाली ना हम खाली। तो अब वो टाइम चला गया है, मतलब वो किसी टाइम पर अट्रैक्शन रहा होगा, अब रहा था तब अलग सिचुएशन थी और अब अलग सिचुएशन है कि नहीं। तो पहले बचपन था, अब मनी माइंडेड हो गए, दुनिया समझ नहीं, समझदार हो गए लोग हैं। 25 साल के होने के बाद में एक अलग थिंकिंग होती है और बचपन में होते हैं तब अलग चीज होती है। तो अब वही कह रहा है। अब एक बात याद रखना यहाँ पर, एकिंग जॉयज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, जितने लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो वो बताएंगे एकिंग जॉयज में कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच है। पता है, बताओ। अरे एकिंग माने होता है दर्द और जॉय माने आनंद। चलो बताना भाई, तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो फटाफट पढ़ते हैं। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, मतलब जितने भी सब आकर्षक चीजें सब चली गई। नॉट फॉर दिस फेंट नॉर मोर नॉर मरमर, मतलब इस चीज के लिए इन्हें कोई भी रिग्रेशन नहीं है। अदर गिफ्ट हैव फॉलोड फॉर सच अ लॉस, कारण यह है कि वो तो चीजें चली गई लेकिन इन्हें और कुछ उसमें मिल गया है। तो अब ये कह रहे हैं कि आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस, मतलब इन्हें उसका हर जाना कुछ मिल गया है। और अब ये क्या है, अब इन्हें क्या मतलब उसके बारे में मिला है। तो देखो स्टेज बदल रही है ना, पहले बचपन में क्या थे, अब दूसरी स्टेज पे आ रहे हैं, ऐसे आपको चारों स्टेज में दिख जाएंगे। अब कह रहे हैं क्योंकि फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर्स ऑफ थॉटलेस यूथ। वर्तमान में अब इन्होंने नेचर को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया है, वैसा नहीं जैसा कि ये थॉटलेस यूथ जब ये थे तब देखा करते थे नेचर को, ठीक है ना। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ से। ये मैं फिर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। यहाँ से है फॉर आई हैव लर्न, यहाँ से लेकर के ये भी लाइन आपकी हो गई, और ये थॉटलेस यूथ। तो एक ये भी फ्रेज जो है आपको याद रखना है ये, ठीक है जी। ये वाला फ्रेज याद रखना किस में दिया गया है। ये कभी लाइन आएगी तो थॉटलेस यूथ तो आएगा आएगा, इसके बिना लाइन कंप्लीट नहीं होगी, तो बस पकड़ लेना फटाक से। तो थॉटलेस ये बताते हैं, और लुक अब याद रखना यहाँ क्या कर देंगे, लुक इनटू कर देंगे, ठीक है ना, लुक इन कर देंगे। प्रीपोजिशन क्या लगाना लुक के बाद में, ध्यान देना, इसे भरवा सकते हैं। बट हेयरिंग ऑफन टाइम द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये नेचर में क्या देख रहे हैं, देखो अब यहीं पर आपको फीचर मिलेगी इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल। बात समझ में आई, आम आदमी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अब इन्हें नेचर में क्या सुनाई पड़ रहा है, म्यूजिक, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता वाली चीजें नेचर में सुनाई पड़ रही हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली नोट करते रहना, ठीक है जी। सब बता दे रहा हूँ, उसका कहीं पर नहीं। अब ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि नॉर हार्श नॉर ग्रेसिंग दो ऑफ एम्पल पावर्स टू चेस्टेन एंड सबड्यू। अब इन्हें कोई रिमोर्स नहीं है, इन्हें लिखा है ना हार्श नॉर ग्रेसिंग, मतलब कोई अंदर से ग्लानि नहीं है। अब इनके पास काफी ज्यादा पावर आ गया है टू चेस्टेन एंड सबड्यू, इनके थॉट्स को प्यूरिफाई करने के लिए, पवित्र करने के लिए। अब ऐसे ख्याल नहीं आ रहे हैं, तो ये टू चेस्टेन एंड सबड्यू याद रखना, यहाँ नो हार्श नॉर ग्रेसिंग से लेकर के सबड्यू तक। अब ये वाला लाइन देखो, याद रखना, कहते हैं कि आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अब इन्हीं लाइन में अगर आपसे मान लो आप पीजीटी में हैं और आप इंटरव्यू देने गए और मैं पैनल में बैठा हूं, तो मैं आपसे कैसे प्रश्न करूंगा। तो मैंने आप पूछूंगा कि एज वी नो दैट मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ पैंथिस्टिक पोएट, राइट? Could you cite a one example by which you can justify that Mr. William Wordsworth was a pantheist? Do you find any examples in Tintin Abbey? अब अगर आपने पढ़ा है, then you can cite an example, and that will be your effective answer. Without giving a proper example, you are not going to impress interviewers. So it's an essential for us that if you are a PGT aspirant, then it's a high time that whenever we are reading or reciting any important quotations, that we have a need to correlate with that particular terms.
if it falls in your syllabus. For example, negative capability. So they will not ask the only the definitions. They will ask to you to justify, to prove. मतलब ऐसा नहीं कि खाली रट्टे मार लिए हो, कुछ समझे हो। और समझ रहे हैं? जैसे अब हमसे कहूँ चलो पोएट्री डेफिनेशन दो, तो आप बताएंगे वर्ड्सवर्थ ने क्या, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, ले आओ बता दिया। दैट रिकलेक्शन ट्रंक्वालिटी, अरे यार जब डेफिनेशन नहीं तुम तो रट्टा मार लियो, समझे हो क्या मतलब इसका है, समझे हो तो एग्जाम्पल बताओ। और जिस बंदे ने एग्जाम्पल बता दिया, जस्टिफाई कर दिया, उसको नंबर पूरा मिलता है। 2016 के पीजीटी में 45 नंबर मिले थे हमें, 45 पॉइंट कुछ था 50 में से, बस समझ रहे हो, धुआं बना दिया था हमने इंटरव्यू में। ऐसे नवोदय पीजीटी का इंटरव्यू दिया था हमने 2019 में, 20 में से 17.5 नंबर दिया था हमको। असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने एग्जाम दिया यूपीएससी वाला, 30 में से 22.5 नंबर दिया, इससे फ्री फंड। हम लोग पता नहीं क्या बता रहे थे कि पैसा चलता है, ये चलता है, वो पैसा चलता है। तुम्हारे पास टैलेंट होना चाहिए ना। हमसे उन्होंने पूछा था कि हाउ वुड यू जस्टिफाई वेलिंग सस्पेंशन एंड डिसबिलीव, हमने कर लो वो बहन लो 2 मिनट में बता दे रहे तुम्हें। हमने कहा साउथ फिल्म को देखे हो ना, देखे हो? बोले हाँ, को रिलेट करके बताओ ना देसी भाषा में। अब तुमने वेलिंग सस्पेंशन एंड डिसबिलीव, सर दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय एस.टी. कॉलेज इन हिज वर्क बायोग्राफी लिटरेरी व्हिच वाज पब्लिश्ड इन। अरे तुमसे वो नहीं पूछ रहे ना, हम तुमसे पूछ रहे में समझाओ यार। और तुमको क्लास में पढ़ाना हो बच्चों को, तो खाली टर्म में बता दोगे ना, पॉइंट क्या है, क्या ये तो बताओ भाई। यार एक हीरो 10 आदमी को मार दे रहा है यार, है कि नहीं है? तुम पर यहाँ ये कुत्ता नहीं भाग रहा है वो रोर कर रहे हो नहीं। विलिंग सस्पेंशन इन डिसबिलीफ, बात समझ रहे हो? इस शब्द में ही इसका जो है छिपा हुआ है। कभी टाइम मिला तो बताएंगे आपको। चलो भाई हमको पढ़ाना, आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन याद रखनी कि आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड। नेचर में इन्होंने एक सुपरसेडिंग सोल देखी है, डिवाइन सोल। उसको देखते ही क्या है कि इनके अंदर जॉय, मतलब एलिवेटेड जॉय आ जाता है, और ज्यादा खुश महसूस करते हैं ये। ठीक है, चलो अब इन्हें क्या मिलता है, देखो अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज। समझो नेचर के अंदर इंटरफ्यूज्ड है। हुज ड्वेलिंग इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, जिसकी ड्वेलिंग हमको कहाँ दिखेगी, सूरज छिपते हुए, सूरज में तुमको दिखेगी उसकी प्रेजेंस। कोई ऐसी एक सोल है जो कि नेचर में पहले से है, वो आप कहाँ पाएंगे, इन द सेटिंग सन। तो अगर आपसे प्रश्न बना दिया जाए, वेयर विल यू फाइंड आउट द वी कैन से ड्वेलिंग ऑफ अ इंटरफ्यूज्ड स्पिरिट्स एज विलियम वर्ड्सवर्थ मेंशन्ड इन द पोएम टिंटन एबे, कहाँ पाएंगे? तो यहाँ पर आंसर है कि ड्वेलिंग कहाँ पर है, इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन। ठीक है, सेटिंग सन की लाइट में। तो यहाँ से आई हैव फेल्ट से लेकर के यहाँ सेटिंग सन तक भैया पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आधा काट करके बना सकते हैं। ठीक है, याद रखना। एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग ईयर, मतलब सन में भी है, ओशन में भी है, और ईयर में भी है। तो आपको ऑप्शन में क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, डजंट कंटेन द ड्वेलिंग ऑफ, कहाँ गया, प्रेजेंस ऑफ सुपरसेडिंग सोल। तो सन में भी है, मून दे दिया ऑप्शन में, तो मून नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में है वही हमें मानना है। आप समझ रहे हो? वैसे मून भी तो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ओशन, सन और ये सब। ठीक है, ये चित्र तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, इन द ब्लू स्काई हो गया, इन द मिड ऑफ मैन, इन द माइंड ऑफ मैन। अब शाबाश भाई शाबाश, ये भी याद रखो भाई, माइंड ऑफ मैन। यहाँ हमारे तुम्हारे पास दिमाग तो है, दिमाग सब कुछ है, लेकिन सॉरी तबीयत खराब है। अरे मतलब ब्लू स्काई में भी है, सूरज तारे सब, हाँ वही चीज है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, अ मोशन एंड अ स्पिरिट। बात समझ में आई? या तो तुम उसे एक मोशन कह लो, चाहे उसे एक आत्मा कह लो। दैट माने जो कि इम्पेल करती है ऑल थिंकिंग थिंग्स, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं सिर्फ उसी की वजह से चलती हैं, चाहे अब तुम इंसान हो चाहे वस्तु कोई हो। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, दुनिया की हर चीज में है वही मोशन या फिर स्पिरिट। ठीक है, अब यहां पर याद रखेंगे ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बताओ यार, देयरफॉर एम आई स्टिल,
अ लवर ऑफ मेडोज, यहाँ पर कौन सा मतलब फिगर ऑफ स्पीच होगा? चलो भैया देखें कौन बताएगा, उसे चवन्नी वाली टॉफी खिलाएंगे, ऑरेंज वाले नहीं। हम लोगों के जमाने में 1 रुपया कितनी मिलती थी? 8 कई मिलती थी? 8 मिलती थी मतलब, हाँ संतरा वाली नहीं। देखो ऐसे देखेंगे तो ये इन्वर्जन भी है, इन्वर्जन तो खैर वो भी उसी में आता है, लेकिन अब फिगर ऑफ स्पीच भी एक है, तो वो जो बता देगा हम जान जाएंगे। बताना, देयर फॉर आई एम स्टिल अ लवर ऑफ द मेडोज, ठीक है जी, ये याद रखना, मेडोज इंपॉर्टेंट है। एंड माउंटेन्स एंड ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, ये सब चीजें देखो, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर वॉट वॉट दे हैव क्रिएट एंड वॉट परसीव वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, ये हो गया है। तो अब यहां से याद रखेंगे नेचर जो है वो क्या है? द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, ठीक है, ये इनके थॉट्स की क्या है? एंकर है, ये भी इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे, ठीक है। एंकर भी है याद रखना नेचर, और दूसरा क्या बता रहे हैं? नर्स भी है, किसकी? ऑफ ऑल माई मोरल, अरे यहां से हाँ, और गाइड भी है, गार्जियन भी है हेड की, एंड सोल की क्या है? मोरल बीइंग है। मतलब याद रखना नेचर इनके लिए क्या है? एंकर है नंबर 1, नंबर 2 नर्स भी है, नंबर 3 गार्जियन भी है, और नंबर 5 गाइड भी है, और नंबर 6 जो है वो मोरल बींग्स, ठीक है। इनकी इनकी जो है सोल है, सोल ऑफ ऑल माई मोरल बींग्स, ठीक। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी उधर, ये भरवा भी सकते हैं भाई, देख लो एक बार फिर से यार। देखो एंकर होगा किसका? प्योरेस्ट थॉट की। नर्स होगी, ठीक है, उसके बाद गाइड भी है, नर्स के बाद क्या लगाना है? गाइड। एंकर के बाद नर्स, नर्स के बाद गाइड, गाइड के बाद में गार्जियन, गार्जियन के बाद सोल, ठीक, ये ऑर्डर में करना है। इतनी लंबी पोएम, चलो भाई ये इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ से, नॉर पर चांस मतलब नॉट बाई चांस, ठीक। इफ आई वर नॉट दस थॉट, अगर मान लो मुझे इस तरीके से हमने नेचर को नहीं देखा होता या मुझे नहीं बताया गया होता, तो शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट टू डिके, तो शायद आज हम कुछ और अलग होते हैं, मतलब डिके हो गया होता, जो हमारे अंदर जीनियल मतलब कह सकते हैं जो उत्साह है वो खत्म हो गया होता। तो ये देखो ये फिर सूट लगा हुआ है, ये सब इन्वर्जन में आएगा, ठीक। इन्वर्जन मतलब समझ रहे हो ना? देखो एक बात समझो, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई दो सब्जेक्ट से पहले, और वही में इंट्रोगेटिव मार्क ना लगो है पीछे, ठीक है ना, तो हो ये इन्वर्जन। जैसे इनका लोगो देखो सूट लगो, इंगे इंट्रोगेटिव कौन है ना, ये बस खत्म, देसी भाषा में समझो। तो यह लिखा है कि शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट टू डिके, ठीक है जी यार। तो नॉर परचान से लेकर के यहाँ जीनियल डिके तक कर लेना। चलो भैया फटाफट और पढ़ते हैं। पर दाउ आर्ट विद मी हियर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, अब याद रखना, अब यहाँ पर जो दाऊ लिखा है दौआ, अब ये तो दाऊ दी, ये जो है वर्ड कैसे हैं, ये किस टाइप के वर्ड कहे जाएंगे? आर्केज्म पढ़ा है? आर्केज्म, those words which are not in fashion, they are absolute, they are called the archaism। दाऊ आर्ट ये सब वर्ड पहले चला करते थे, अब दाऊ की जगह पर यू लिखा जाता है, दी की जगह पर यू लिखा जाता है, ठीक है। और पहले आर्ट लिखते थे ART, इस आर्ट का मतलब होता है आर, तो ये आर्किज्म वाले वर्ड है। अब ये कह रहा है कि फॉर दाऊ आर्ट विद मी हियर, अपनी बहन को कह रहा है कि अब तो हमारे साथ यहाँ खड़ी हो रिवर के पास में। और फेयर रिवर कौन सी भैया जी? कौन सी रिवर बताई थी हमने? साइलेंट नहीं, वाई रिवर। दाऊ माई डियरेस्ट फ्रेंड, किसको बोला डियरेस्ट फ्रेंड? कौन है? रोथी वर्ड्सवर्थ, इनकी जिज्जी। माई डियर डियर फ्रेंड्स, आई इन दाई वॉइस अ कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, अभी याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। देखो इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, मतलब तुम्हारी आवाज में ही मैं अपने पहले की चीजों को देखता हूँ, अपनी भाषा को पढ़ता हूँ। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज, वाइल्ड आइज मतलब दाई वाइल्ड आइज मतलब अपनी बहन के लिए बोल रहा है, तो ये लाइन भी यहाँ से आ सकती है, इसको लगा के रख लो। Oh, yet a little while may I behold in thee what I was once, मतलब मैं पहले क्या था तो मैं तुम में ही देखता हूँ। बहन जी कुछ बता रही होंगी, माय डियर डियर सिस्टर, ये लो, ठीक है जी।
एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बेटर। तो ये लाइन तो दुनिया फेमस है, भरवा सकता है अभी। क्या इन्होंने सीखा बहन जी से अपनी? नेचर कभी किसी धोखा नहीं देती भाई, प्रकृति धोखा दे देगी तब इंसान धोखा देता है। इंसान कितना नालायक हो गया ना। कौन धोखा दिया किसी ने? नहीं दिया। जीवन बेकार है, धोखा मिलना चाहिए। अब आदमी कहता है जब धोखा खाओगे तभी ना समझता आदमी। भाई दो तरीके के इंसान होते हैं दुनिया में। एक वो होते हैं जैसे जो अपने आप खुद के अनुभव से सीखते हैं, एक दूसरे जो होते हैं जो दूसरे के अनुभव से सीख लेते हैं। तो वो व्यक्ति वो वाले महान होते हैं जो दूसरे के अनुभव से सीख लें, नहीं है। अब जैसे पता लगे कि भाई हमने तुमसे कहा कि आगे मत जाना भैया गड्ढा है, तो नहीं है, अरे गड्ढा नहीं है, अपने आप क्या गिर गए, तब समझो कि हाँ भैया भैया सही कह रहे थे गड्ढा है, दूसरा अनुभव सीखो। तो अब खैर इंसान बहुत होशियार हो गया है ना। बहुत तो है। द हार्ट दैट लव्ड हर इट्स प्रिविलेज। अब समझ लो नेचर उसको धोखा नहीं देती जिसको वो प्रेम करती है, वो द हार्ट। बहुत लंबी पोएम भाई। थ्रू ऑल दिस years of this our life to lead from joy to joy, for she can so inform the mind that is within us, so impress the quietness and the beauty, and so feed with lofty thoughts. The neither evil tongues, rash judgment, nor the sneers of selfish man, nor greetings where the kindness is, nor all the dreary intercourse of the daily life. अब ये अगर द ड्रेरी कोर्स ऑफ इंटर लाइफ, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, लगा लेना ठीक। द ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ द डेली लाइफ शैल एवर प्रिवेल अगेन अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब आवर चीयरफुल फैक्ट। मतलब जितना भी हम लोग अपने दिन में काम काज करते हैं उसको कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं हमारे ऊपर है, ठीक है जी। दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग। जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब ब्लेसिंग से भरा हुआ है। देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन द सोलिटरी वॉक। लेट द नेचर बी योर टीचर जो है उसमें बोला था टेबल टर्न में, जो मैंने पढ़ाई है, जिसने नहीं पढ़ी कमेंट बॉक्स मतलब वीडियो पढ़े हुए उसको देख लो जाकर। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन्स विंड्स बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट दी इन आफ्टर ईयर्स व्हेन दीज वाइल्ड स्केसीज शैल बी मैच्योर्ड इनटू द सोवर एंड प्लेजर व्हेन द माइंड शैल बी अ मेंशन ऑफ ऑल लवली फॉर्म्स। ठीक है, एक बार यहाँ से व्हेन दाई माइंड शैल बी अ मेंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, मतलब तुम्हारे मस्तिष्क में जितनी भी नेचुरल चीजें हैं वो सब भरी हुई हैं। तो वो क्या बोला गया, माइंड को मेंशन बोला गया है। तुम्हारा मस्तिष्क क्या होगा, मेंशन होगा। मेंशन का मतलब घर, पैलेस होगा, जिसमें सारे के सारे जो लवली फॉर्म्स हैं वो स्टोर रहेंगी। दाई मेमोरी वी एज अ ड्वेलिंग प्लेस, तुम्हारी जो मेमोरी होगी क्या हो जाएगी, ड्वेलिंग प्लेस हो जाएगी। तो याद रखना इसकी बहन की जो मेमोरी है उसको किससे कंपेरिजन किया गया है, किससे, ड्वेलिंग प्लेस से। उसके माइंड को किससे किया गया है, मेंशन से। ये दो वर्ड याद रखने हैं। ये बना देना भाई साहब तो आदमी जो है धुआं उड़ जाएगा, समझ नहीं पाएगा क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हार्मोनियस ओ देन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन। मान लो अगर ये सब कभी अकेलापन, डर, दर्द, दुख अगर तुम्हारे कभी हिस्से में आए, हाँ हाँ वही तो, सॉलिट्यूड हो गया, फियर हो गया, पेन, ग्रीफ, अगर कभी तुम्हारे हिस्से में आए तो व्हाट विद द हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी। तो कह रहा है कि तब पर मुझे याद करना। And these my exertions, nor perchance, if should be where I am no more can hear thy voice, nor catch from thy wild eyes these glimpses of past existence, will thou then forget that on the banks of this delightful stream we stood together, and then I so long, ठीक है, a worshipper of nature। तो ये बोला गया, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्होंने किस पोएम में अपने आप को एज ए वर्शिपर ऑफ नेचर बोला है तो हम क्या बताएंगे, चिंतन अभ्य बस। हीदर केम अनवेयर्ड इन दैट सर्विस रादर से विद वार्मर लव, ओ विद फार डीपर zeal, ओ holier love, nor will thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both of themselves for thy sake। तो ये रही हमारी आज की इंपॉर्टेंट पोएम, जिसको हम लोगों ने देखा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कोटेशंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।